बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, एक और वामी इशू इस वक्त अगर चीनी की बात करें तो अभी तक जो है वो एक बहरान सर उठा रहा है और खुदा न खास्ता ये बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ये बहुत शिद्दत इख्तियार करेगा। क्योंकि अभी लाहौर या इर्द गिर्द की बात करें तो इतनी शिद्दत नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद या दीगर शहरों में बताया जा रहा है, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद में तो बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है। तो इसके ऊपर बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ये बहुत शिद्दत इख्तियार करेगा और चीनी बहुत महंगी मिलेगी। जो सरकारी रेट है उसके ऊपर तो बिल्कुल फ़रोख्त नामुमकिन हो चुकी है। और इसके ऊपर जो ख़ास तौर पर करियाना स्टोर वाले कह रहे हैं जी कि हम महंगी चीनी लेकर सस्ती कैसे फ़रोख्त कर दें, उनका भी अपना मामला है। इसमें मिल मालकान का कसूर है या डीलर का कसूर है या फिर जो है वो करियाना स्टोर वालों का कसूर है, किसका क्या कसूर है, किसने क्या किया। बहर इस वक्त चीनी जो है वो नायाब हो चुकी है, लोगों को सख्त परेशानी का सामना है। करियाना स्टोरों से नहीं मिल रही और अगर मिल भी रही है तो बहुत महंगी मिल रही है। और वो करियाना स्टोर वाले इस खौफ से महंगी चीनी नहीं दे रहे क्योंकि उनको भी डर है कि उनके ऊपर भी जो है मुकदमा ना हो जाए। इस पूरे मामले के ऊपर आज बात करेंगे कि एक इस मामले के ऊपर कहा जा रहा था कि जी कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये एक बहरान जो है वो बनता जा रहा है, शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और खुदा न खास्ता अगले आठ दिनों में क्या होगा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बताया तो यही जा रहा है कि मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा, चीनी महंगी होगी और इसमें कौन कौन मुलव्वस है, क्या क्या कौन माफिया इसके पीछे है। इसके ऊपर मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं हाफिज़ आरिफ गुज्जर साहब हैं, सदर आल पंजाब करियाना स्टोर एसोसिएशन। हाफिज़ आरिफ साहब वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और अशरफ महताब साहब जो कि इस बीट पर काफ़ी ग्रिप रखते हैं और अक्सर औक़ात चीनी हो या फिर आटे की बात करें या इस तरह के जो स्कैंडल होते हैं उसके ऊपर ये अपनी महारत रखते हैं और अंदर की बात हमें बताते हैं। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद हसन बाट साहब हमारे साथ होंगे टेलीफोन लाइन पर, उनके साथ भी बात करेंगे। सबसे पहले अशरफ महताब साहब की तरफ चलता हूँ। अशरफ महताब साहब, सबसे पहले तो मेरे नाज़रीन को आप ये मामला बता दें कि हम कह रहे हैं कि ये शिद्दत इख्तियार किया जा रहा है, ये बहरान चीनी का नायाब हो चुकी है, नहीं मिल रही, तो है क्या ये मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी मियां साहब, अवामी इशू पे ऊपर बात करने पे आपने बुलाया है और ये इसी तरह के इशू की ज़रूरत है कि अवाम की बात आगे पहुंचाई जाए और बताया जाए कि अवाम कितनी जो रिलीफ़ की बातें होती हैं वाकई रिलीफ़ है या वाकई वो तकलीफ़ में है। तो इस वक्त अवाम तकलीफ़ में है और वैसे तो होती है, हमेशा ही है। पाकिस्तान के अंदर 8-10 माफिया ऐसे हैं कि कभी कोई लूटने आ जाता है, कभी कोई लूटने आ जाता है। और चीनी का जो मसला है आज का नहीं, 60-65 साल की बात है। अब पुराने दौर में यूब के दौर में चले जाए, चंद टके आप कहें कीमत बढ़ी तो उसके खिलाफ नारे लगे और ऐसे लगे कि उसको जाना पड़ा। इसी तरह से अब आगे आए तो 3-4 हुकूमतें चीनी और आटा का बुरहान खा चुका है। ये हुक्मरान समझते हैं कि शायद इनकी हुकूमत किसी और ने ख़त्म किया, हालांकि ऐसा नहीं है। असल में जो गरीब की आह है वो उसके और अल्लाह के दरमियान कोई बीच में रुकावट नहीं है। वो जब ऊपर पहुँचती है तो उसका सद्देबाब होता है। ये नहीं समझते हुक्मरान के इनको कहाँ से मार पड़ी है, कहाँ से अल्लाह की लाठी इनको पड़ी है। ये समझते हैं शायद ये ऐसे ही इधर से हो गया उधर से हो गया, हमारी हुकूमत चली गई, नजायज़ तौर पे गिरा दी गई और इनको जेलें भी काटनी पड़ती हैं। और जेलें हो सकता है उस जुर्म में ना हो, लेकिन ऐसे जुर्म इन्होंने जो अवाम के साथ और जो अपनी अवाम और शहरियों के साथ किए होते हैं उनकी सजा तो इनको भुगतनी पड़ती है ना। यहाँ भी भुगतनी है और आगे जाके भी जवाब देना है उस अल्लाह को भी। एक दिन यौम हिसाब जब आएगा तो फिर सारी रीलें खुल जाएंगी, सारी फिल्में चल जाएंगी। और ये देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 60-65 लाख टन चीनी जो है उसकी ज़रूरत होती है। और इन्होंने अभी 2-1.5 साल पहले कहा था जी चीनी बड़ी वाफर मकदार में मौजूद है, 15 लाख टन ज़्यादा है चीनी, आप हमें चीनी बरामद करने दें, हम पाकिस्तान के लिए डॉलर लेके आएंगे, डॉलर की बड़ी ऐसी ज़रूरत है। तो फिर वो किधर गई चीनी जो थी 7 लाख भी अगर आप समझते कि ये गलत फैसला था? हाँ, ये बहुत गलत फैसला इसलिए था कि इनको यानी जो इस वक्त की हुकूमत है उसको ट्रैप किया गया था, वर्गलाया गया था। और ये फिगर जो फज फिगर दिए गए थे, अगर कम है चीनी तो क्यों दिए गए। और उस वक्त इन्होंने ये भी हलफ दिया और कहा कि चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी, चीनी की शार्टेज नहीं होगी, हम चीनी उसी रेट पे देंगे और शार्टेज। फिर क्या हुआ, चीनी 100 रुपये वाली चीनी यकदम 140 पे हो गई। अल्लाह की मार इनको कि 40% यार उसमें इजाफा किया। क्यों किया? वो उस पर सेट की हुकूमत ने और उसके बाद अब फिर इन्होंने वो 173 पे ले आए। यानी 2 साल के अंदर 1.5-2 साल के अंदर कौन सी क़यामत आ गई, कौन सी चीनी के अंदर ऐसे वो सोना और वो चांदी के वर्ग डाल दिए इन्होंने। बाहर से कौन सी ऐसी चीज़ मंगवा ली जो बड़ी महंगी थी, डॉलर महंगा हो गया, सारी लोकल यानी बनती है चीनी और चीज़ें पड़ती हैं इसके अंदर। और वो चीनी 73% महंगी यार। 100 रुपए के अंदर 73 रुपए लोगों की जेबों से निकलवाए इन्होंने। 1 रुपया अगर अब इन्होंने बड़े पैसे कमा लिए थे
तो अब जब हुकूमत ने 173 रुपये सरकारी रेट मुकर्रर किया है तो फिर अब इसके ऊपर क्यों नहीं अमल दरामद हो रहा? हुकूमत भी कसूरवार है, क्यों कर दिया अभी 73 रुपये इसका रेट 73% क्यों बढ़ा दिया? क्या इसमें नहीं करना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। 100 रुपये की चीनी है, 2-4% अगर फर्क पड़ता है तो 2-4% बढ़ाए ना आप। 73% यार, ये इससे पता चलता है कि मिली भगत है। इसी वजह क्या है? किसकी मिली भगत है? ये हुकूमत की और इनकी माफिया की। अब ये इनको जब माफिया कहते हैं गुस्सा करते हैं, कारोबारी लोग हैं माफिया को कहते हैं। यार जब आप लोगों की जेबों से नजायज तौर पे मुनाफा निकलवाओगे, मुनाफे से भी ज्यादा एक जायज मुनाफा होता है, वो कारोबार में सबको इजाजत है कि वो मुनाफा ले, क्योंकि कारोबार कर रहा है, उसने इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन अब जब आप लोगों की खाल उधेड़ेंगे, लोगों की जेबों में डाका डालेंगे, तो फिर माफिया कहलाएंगे ना। अब ये है कि हुकूमत, इसलिए मैं कहता हूं कि हुकूमत इन्वॉल्व है कि जो मिले हैं वो किन की हैं। आप जरा इसकी बैकग्राउंड में जाए ना, जरा 70-80% मिले जो किसकी है भाई? वो यानी कि वही जो लोग हैं वो हुकूमत में शामिल है आप तो कहते हैं। पहले उससे मिलके हाइप क्रिएट करते हैं। जब हाइप क्रिएट हो जाती है, अवाम बिल बुलाना शुरू हो जाती है, मीडिया शोर शुरू कर देता है, तो फिर ये हुकूमत के साथ जा बैठे जी कीमत बिल्कुल करें, ठीक, कीमत साथ करें। रहिएगा। हाफिज आरिफ गुज्जर साहब ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इस रेट के ऊपर जो हुकूमत ने मुकर्रर किया है इसके ऊपर फ़रोख्त तो नहीं कर सकते आप? हालांकि ये अशरफ मताब साहब कह रहे हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने 70% महंगा रेट 73% महंगी 73%। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैं अशरफ साहब की बात से एग्री हूँ कि अगर 165 भी एक्स मिल रेट है तो वो आवाम पे एहसान नहीं है। अगर रिटेल का रेट 173 रुपये रखा है तो वो भी आवाम को सस्ती चीनी नहीं है। एक तो मिल नहीं रही, अगर मिल भी जाए तो वो सस्ती नहीं है, क्योंकि पिछली दफ़ा गन्ना महंगा था तो चीनी सस्ती सी 133 रुपये किलो थी। इस दफ़ा गन्ना पहले से सस्ता लिया है तो चीनी 165 से 190 उल्ट हो गया सारा काम। जी बिल्कुल उल्ट हो गया। इसमें भी ये देखना चाहिए ना कि ख़राबी कहाँ आई है। ये आज की बात नहीं है, साल हर साल से यही है। पिछली हुकूमत ने भी यही किया था। उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि मुझे इन्होंने पता ही नहीं चलने दिया। तो ये लोग कहते थे कि हमें हर चीज़ का पता है। एक बंदा कहता था कि मुझे तो पता ही नहीं ना किसी चीज़ का, तो एक बंदा कहता है कि मुझे हर चीज़ का पता है। ये दोनों बड़ी ख़राबी होती हैं। तो हमें तो बड़ी खुशी थी कि हमारी चीनी इस दफ़ा अपनी वाफर मकदार में थी, और वज़ीर-ए-आज़म साहब का बड़ा अच्छा ऐलान था कि हम चीनी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ताकि आवाम की चीनी, पाकिस्तान की चीनी इनको सस्ती मिलनी चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात थी, हमें भी खुशी थी कि इन रेटों पे चीनी मिलती रहेगी। और उसमें यह था कि उस वक़्त जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया था उस वक़्त चीनी 125 से 30 थी। तो उस वक़्त भी मिलें चाह रही थी कि हमें 125-30 रुपये में लॉक कर दिया जाए और पूछा ना जाए। फिर उसके बाद बड़ी स्पीड से 140 रुपये रेट हो गया। 140 रुपये भी मिलें एग्री थी कि हमें अगर लॉक कर दिया जाता है तो हम इस रेटों पे पूरा साल चीनी देने पे पाबंद है। लेकिन वो कौन सी ताकतें थी, जहाँ कौन से अवामल थे कि उन्होंने उस वक़्त इसको लॉक नहीं किया। फिर उसके बाद जो लोग ये कह रहे थे कि एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर उसके बाद क्या फ़ैसला करना पड़ा कि हमें एक्सपोर्ट करना पड़ी चीनी 7,90,000 टन। और उसमें ये वावर करवाया गया कि 15 लाख टन चीनी हमारे पास एक्स्ट्रा है। अगर हमने 8 लाख चीनी तकरीबन बाहर भेजी, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा थी तो हमें बाहर भेजनी चाहिए थी। हमें ज़ेर मुबादला की ज़रूरत है, बिल्कुल अच्छी बात है, और मुल्क के लिए, आवाम के लिए बहुत अच्छा फ़ैसला था अगर आपके पास चीनी एक्स्ट्रा थी। तो अगर एक्स्ट्रा नहीं थी तो फ़िज़िकल काउंटिंग उस वक्त भी इनके पास नहीं थी। तो वो भी फैसला करवाने वाले कौन लोग थे जिन्होंने ये गारंटी दी? हाफिज़ साहब, इसकी वजह यह है कि उस फैसले की वजह से चीनी का स्टॉक अब पाकिस्तान में नहीं है। सर एक दफ़ा नहीं, हर दफ़ा यही फैसले की वजह से ही ऐसा होता है कि आप सस्ती चीनी बाहर भिजवा के फिर महंगी चीनी पाकिस्तान में लाते हो। कि अभी भी आप जो बाहर से चीनी आएगी वो 250 रुपये पर केजी पड़नी है आपको। और सबसे बदकिस्मती एक और चीज़ है कि हम ज़री मुल्क हैं, हमारी कम से कम अजनास अपनी होनी चाहिए, चीनी, गंदम, कपास ये अपनी होनी चाहिए। और हमारी बदकिस्मती ये कि हम 90-95% अजनास बाहर से मंगवाते हैं। और सबसे बड़ा आपको जो ज़ेर मुबादला कमाने के लिए था वो कपास था, कॉटन थी, और आपके पास आज कपास नहीं है, आप बाहर से मंगवा रहे हैं ज़री मुल्क होने के बावजूद। और उसके बाद आप बिल्कुल ठीक, आप सब साथ ही नहीं कि मैं साथ ऐड कर लूँ। खालिद हसन बाट साहब क्या वजह है कि इस दफ़ा तो गन्ना भी सस्ता था और चीनी महंगी हो गई है? देखें जी, हमारे से इस साल बदकिस्मती ये हुई कि जो पहले गन्ने का रेट जो है ना गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि आप शुगर मालकान किसान और उस वक्त का रेट लेके
केन कमिश्नर होता था वो हमारा गन्ने का रेट डिसाइड करता था। इस तरह गंदम की तरह इन्होंने गन्ने का रेट भी डिसाइड नहीं किया और शुगर मालकान ने अपनी मर्जी से 280 से लेके 350 रुपए में गन्ना खरीदा, जिसका जो रेट बनता था वो 90 से लेके 100 रुपए चीनी मिलनी चाहिए थी। लेकिन गन्ना भी हमसे कम पैसे में लिया और अभी तक 2.5 से 3 अरब रुपए हमारे बकाया जात हैं, अभी तक इन्होंने नहीं दिए। और जब ये चीनी बाहर भेज रहे थे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि इन्होंने ये कहा कि जी हम चीनी इसलिए भेज रहे हैं कि हमने किसानों को पैसे देने हैं, लेकिन बदकिस्मती से ना वो हमारे किसानों के अभी तक 2.5 से 3 अरब रुपए इन्होंने हमें हमारे गरीब किसानों को दिया, बल्कि चीनी जो 100 की थी वो आज 200 में मिल रही है, कहीं 180 में मिल रही है, कहीं 190 में मिल रही है। और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद लाहौर में गवर्नमेंट से अपील की कि चीनी आपने बाहर नहीं जाने दी, और जिसके प्राइम मिनिस्टर का बयान भी आया, लेकिन बदकिस्मती से वो चीनी बाहर चली गई। और अब इन्होंने कहा है कि पहले ये 3.5 लाख मैट्रिक टन मंगवा रहे थे, अभी 1 लाख मैट्रिक टन का टेंडर किया है, और वो भी चीनी कहते हैं कि आनी है दिसंबर या जनवरी में। तो उस वक्त तक तो हमारा गन्ना रेडी हो जाएगा, और उस वक्त जब चीनी आएगी और हमसे फिर ये गन्ना सस्ता ले लेंगे, जिसका गंदम इन्होंने बाहर से मंगवाई और उस वक्त हमारी किसानों की फसल थी। इसी तरह ये चीनी आएगी जनवरी फरवरी में, और उस वक्त हमारे पास गन्ना तैयार होगा, शुगर मिलें तैयार होंगी। अगर ये शुगर मिलें 1 महीना पहले चला लें तो चीनी की कमी पूरी नहीं होगी। जब शुगर मालकान जानबूझ के 2 महीने लेट करते हैं कि गन्ना जो है ना रुल जाए, किसान दर बदर ठोकरे करे, उसने अगली फसल काश्त करनी है और वो गन्ना हमें सस्ता दे। बिल्कुल ठीक है। साथ ही एक नाज़रीन का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस अहम मौजू पर दोबारा बात करते हैं। इंतहाई अहम मौजू, और यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है कि मामला क्या है और किस तरह ये जो अभी बताया है घर चोरों की किस तरह यहाँ पर माफिया पीछे। एक ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं जी। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी हैरानगी की बात है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाए और उसके बाद हुकूमत के सामने वावेला भी किया जाए कि आप चीनी बैरून मुल्क ना भिजवाएं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो ये सारा कुछ किया गया। जिस तरह किसान इत्तेहाद के जो है वो सदर हैं खालिद हुसैन बाट साहब, उन्होंने कहा जी कि मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में की कि ये आप ऐसा काम ना करें, लेकिन इसके बाद भी किया गया। हैरानगी वाली बात है कि सबसे पहले तो हम जो है वो बाहर चीनी भिजवाते हैं और फिर ख़रीदते भी हैं। ये अजीब सी बात है और इसका खमियाजा आम आवाम भुगती है, जो कि जिनको महंगी मिलती है और बल्कि ना होने के बराबर मिलती भी नहीं है। तो किसान भी इस सारे मामले के ऊपर, क्योंकि अभी बात ये की है कि जो गन्ना इस मरतबा जो है वो सस्ता था तो फिर चीनी महंगी कर दी गई, ये तो उल्टा ही काम है। और पिछले साल की बात करें तो गन्ना महंगा था और चीनी सस्ती थी। ये क्या हो रहा है, कौन पीछे है, कौन सा माफिया है? चलो मुतासिब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं तो यही कहूँगा जी, मुल्क जो है पाकिस्तान, पाकिस्तान इसका नाम है, लेकिन इसके अंदर 8-10 माफिया हैं जो सरगर्म रहते हैं हर साल। ये शुरू से ही है? हाँ, शुरू से के बनने के बाद ही तो मैं बता रहा हूँ कि 65 साल का मसला तो चीनी वाला ही आप देख लेना, नहीं हल हो सका। अयूब की हुकूमत देख ले, उसके बाद की हुकूमतें देख ले, फिर आटे का है। मतलब अब इन दिनों को कह सकते हैं कि आटा माफिया दबा हुआ है, क्योंकि वो हुकूमत ने छोड़ दिया उसको मार्केट फोर्सेज पे, और बाहर गंदम जो है वो सस्ती है, हमारी महंगी है, बाहर हम उसको स्मगल भी नहीं कर सकते, और अगर हम बेचते हैं तो वो अगर अखराजात डालें तो उसके बराबर बराबर आती है, इसलिए बेच भी नहीं सकते। वाफर मकदार में है तो आटा सस्ता आपको मिल रहा है। लेकिन घी, अब घी का आप अंदाज़ा लगा लें कि घी जो बाहर से आता है ना, इसके अंदर खाम माल डालते हैं, पाम ऑयल या दीगर जो चीज़ें हैं, वो 25% सस्ती हुई हैं 1 साल के अंदर, और इन्होंने 4.5% उसकी घी की कीमत बढ़ा दी है। कोई पूछने वाला है इनको? 25% कम होनी थी। आपने पीरा फोर्स बना तो दी है कि कोई अगर ऐसी महंगाई करेगा तो उसको खुद पकड़ फौरी पकड़ा जाएगा, स्टोर किया जाएगा। बयानबाजी की हद तक कह सकते हैं ना, सीमेंट माफिया है, सिगरेट माफिया है, ये जो चीनी माफिया है, ये दीगर जो पेट्रोल माफिया, सारा दिन ये सारे तो बैठे हुए पार्लियामेंट में। यार पार्लियामेंट वाले अपने खिलाफ कैसे कानून बना लेंगे कि वो खुद ही पकड़ लें अपने आप को? ये कभी देखा आपने दुनिया में? बिल्कुल ठीक है। आपकी तरफ दोबारा खालिद हुसैन बाट साहब से रब्ता हुआ है। खालिद हुसैन बाट साहब, आप दोबारा अगर हम चीनी खरीदते हैं बैरून मुल्क से, तो क्या उस वक्त ये भी डिसीजन ठीक है या नहीं? किसान के ऊपर कोई असर पड़ेगा इसका?
जी बिल्कुल असर पड़ेगा। जिस तरह इन्होंने पिछले 2 साल में गंदम खरीदी थी और हमारी गंदम तैयार थी, इस तरह हमारा गन्ना तैयार होगा, चीनी फिर मार्केट में आ जाएगी। और शुगर मालकान जो है ना, वो हमेशा से शुगर लेट चलाते हैं, जिससे किसान को नुकसान इसलिए होता है कि उसने गन्ने की जगह दूसरी फसल काश्त करनी होती है, तो फिर किसान बेबस मजबूर होकर सस्ता इनको गन्ना देता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि चीनी अभी भी इनके पास वाफर मकदार में नहीं, है। अपील तो आपने पहले भी की थी कि जी आप चीनी बाहर ना भेजें। जी जी, लेकिन सर हमारी अपील कौन सुनता है। लेकिन हम कोशिश तो करते रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, बताते भी हैं, एहतजाज भी करते हैं, गिरफ्तारियां भी देते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या रास्ता है? हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन अगर कोई ये समझे ना कि चीनी कंट्रोल हो जाएगी, जैसे ही कमेटी बनी, हसाक डार साहब ने फौरन शुगर मालकान को बुलाया, जो चीनी 135 की डिसाइड करनी थी, उन्होंने शुगर का 165 में आप बेचे। ये कहाँ साफ हो सकता है कि जब चीनी 125-30 रुपए की, उस दिन शुगर मालकान की मीटिंग बुला के उनसे 165 का दे दिया। और आज राणा तनवीर साहब ने शुगर मालकान को बुलाया हुआ है, इस्लामाबाद में मीटिंग कर रहे हैं, और उसमें वो 10 रुपए उनको और बढ़ा देंगे। कम कैसे करेंगे? जिनके माई बाप हैं राणा तनवीर के, उनकी तो शुगर मिलें हैं। क्या सदर पाकिस्तान की शुगर मिलें नहीं है? क्या प्राइम मिनिस्टर की शुगर मिलें नहीं है? और जो इस सेटअप को चला रहे हैं उनकी शुगर मिलें नहीं है? तो आप कैसे ये तवक्का कर सकते हैं कि वो अपना सौदा घाटे में बेचे और वो प्रॉफिट ना ले? बिल्कुल ठीक है जी, ये तो फिर इसमें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। आप हाफिज आरिफ गुज्जर साहब ये बताएं कि STN और NTN के बगैर जो है वो चीनी इस वक्त मिल रही है? जी, इससे पहले यही होता था कि चीनी डायरेक्ट हम नहीं लेते, ना मिले हमें बेचती हैं। जो उनके डीलर होते हैं डायरेक्ट, उनको ही चीनी मिलती है। और चीनी का जो एक ख़राबी का बायस मैं समझता हूँ कि होता है, अभी वो रुका हुआ है, जो फारवर्ड बिकती है, जो जैसे फारवर्ड से क्या मुराद? एडवांस बिकती है, जो अगस्त की और सितंबर की चीनी सेल हो चुकी हुई है, वो 19,000 तक चीनी सेल हुई है। तो जिसने 19,000 ख़रीदी है उसको पता है कि ये 20,000 तक जाएगी। और ये भी नोट फरमा लें कि 20,000 तक चीनी चला जानी है, रुकनी नहीं। जो आप रेट कह रहे हैं ना 165 वाले, 165 तो दूर की बात है, ये 200 में भी नहीं मिलनी, ख़राबी का बायस होगा। जो STRN की बात है, तो जब हम डीलर से चीनी लेते थे तो हमें STRN की कोई किसी टैक्स की डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो डायरेक्ट मिलों से लेते थे और हमें होलसेलर को और रिटेलर को सेल करते थे, तो दरमियान में कोई रुकावट नहीं थी। फिर उसके बाद मिलों ने इतनी डिमांड रख दी कि ये चीज़ें सारी आप देंगे तो फिर हम आपको चीनी देंगे। वो बड़ा मुश्किल था। हमारे पास STN बना हुआ है, NTN बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है तो हम नहीं दे रहे। हम ये कह रहे थे कि जो कल को FBR के मामलात ख़राब होने हैं। हमारी मीटिंग कल सेक्रेटरी साहब के साथ थी, केन कमिश्नर साहब के साथ थी, दूसरे FBR के लोग थे, वो इस चीज़ को मानने थे, एग्री किया था उन्होंने कि वाकई ये चीज़ें जो हैं ये बाद में नोटिस जो हैं वो आने हैं। अगर वो नहीं रोक सकते तो 165 वाली चीनी तकरीबन 171-172 रुपये किलो होलसेल डीलर को पड़नी है FBR के टैक्स देने के बाद। तो अगर होलसेलर डीलर 165 में चीनी उठाता है तो 172-73 में उसको पड़नी है, तो वो रिटेलर को किस रेट पे दे और रिटेलर किस रेट पे बेचेगा, वो नहीं दे सकता इन रेटों पे। जैसे खालिद साहब ने कहा है कि 10 रुपये किलो और बढ़ा देंगे। अगर वो 10 रुपये किलो बढ़ा देंगे तो चीनी मिलने के कुछ चांसेस हैं। अगर आप समझते हैं कि 173 पे हमने नहीं, अगर और 10 रुपये बढ़ा देंगे तो बोझ तो फिर वो आम के ऊपर आया ना। सर पहले जो 165 वाला वो एहसान नहीं किया, कोई एहसान वाला रेट नहीं है, वो भी महंगा है कि महंगा गन्ना लेके चीनी सस्ती थी, आज सस्ता गन्ना लेके चीनी महंगी होगी। ये चीज़ नहीं कंट्रोल होनी, इससे पहले भी कंट्रोल नहीं हुई, आज भी कंट्रोल नहीं होनी। इसलिए नहीं होनी कि आपने मैकेनिज़्म कोई नहीं बनाया। आप ये कह रहे हैं कि हम गन पॉइंट पे चीनी उठवाएंगे और रिटेलर को बेचेंगे और उसके बाद एंड कंज्यूमर के पास जाएगी, आवाम को चीनी मिल सकेगी, ऐसा तरीकाकार है ही कोई नहीं। आप प्रोडक्ट जिसकी प्रोडक्ट है उससे पूछे बगैर रेट नहीं रख सकते, उसको इतमाद में लिए बगैर आप ये काम नहीं कर सकती। और एक तो ये चीज़ सब लोग कह रहे हैं कि ये माफिया है, किन की मिलें हैं। आपके मुल्क को इंडस्ट्री की ज़रूरत है, मिलों की ज़रूरत है। मैं इस बात पे अप्रिशिएट करता हूँ कि इस मुल्क में जिस बंदे ने भी कोई बिज़नेस लगाया है, आज के हिसाब से तो वो एहसान कर रहा है इस मुल्क के ऊपर कि आपका ताजर तो पहले बाहर जा चुका हुआ है। अगर सन 48 से मिलें लगना शुरू हुई थी, 2 मिलें थी, आप इस वक्त 85 मिलें हैं और जो मिलें हैं ये अरबों में लगती हैं, अरबों की इसकी जो मशीनरी है वो है। और इसके अखराजात कितने हैं, ये
हकीकतन ऐसा है कि ये इंडस्ट्री जो है आपकी ज़रात को फैसिलिटेट कर सकती है, लेकिन हमारी नेक नीयती हो तो फिर इंडस्ट्री का 3.5% तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री की मिलें हैं, ये मुल्क के लिए बेहतरीन है, होना चाहिए, लेकिन तरीक़ाकार मेकनिज़म नहीं है जिसकी वजह से आवाम को महंगी चीनी मिलती है और नहीं मिलती। ये बहुत बड़ी ख़राबी। जितनी देर तक आप चीनी डीलर्स को, मिल ऑनर को और चीनी के डीलर्स को, होलसेलर को, रिटेलर को नहीं बिठाते, जो 4 स्टेक होल्डर हैं, साथ गवर्नमेंट बैठे, तो ये मसला हल हो सकता है। अभी भी आप कहते हैं कि साथ बैठे तो मसला हल हो सकता है, लेकिन मिल मालकान जो है वो कैसे बैठे हैं आप लोगों के साथ? सर वो इससे पहले आपने कोशिश कब की है? पिछले साल भी तकलीफ थी, उससे पिछले साल भी तकलीफ थी, उससे पिछले साल भी, तो आज तक तो आपने मैकेनिज्म बनाने की कोशिश ही नहीं की। आप ये कहेंगे हम लॉक कर देंगे मिलें, हम चीनी नहीं उठाने देंगे, तो सर ऐसा नहीं होना, आवाम को ऐसे चीनी नहीं मिलती। ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। मैं समझता हूँ कि रियासत का ये फ़र्ज़ है कि जैसे अशरफ साहब बता रहे थे कि अयूब खान दौर से लेके आज तक चीनी के यही मामले, हर गवर्नमेंट में मामले, तो ये देखना चाहिए कि आखिरी 4 मंथ के लिए हमेशा क्यों ऐसा होता है कि बहरान पैदा किया जाता है। जब बहरान पैदा हो जाता है, किया जाता है, आप इसको कह सकते हैं किया जाता है, बिल्कुल ऐसा है। किया क्यों जाता है कि मफाद होता है। मेरा अगर मफाद है, जहाँ होल सेलर का मफाद है, तो ये कार्टेल इसका बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट आज तक एक्शन क्यों नहीं ले सकी? क्यों? इसमें आप जब भी देखते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो उसमें मुश्तरका लोग ही होते हैं जो पिछली गवर्नमेंट में भी थे या उससे पिछली गवर्नमेंट में भी थे। तो इसका मतलब है कि इन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि हम आवाम को कोई रिलीफ देने की कोशिश करें या इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश करें। आज भी 85 मिले हैं तकरीबन, तो उसमें तकरीबन 60 के करीब ऑपरेशनल है, तो जो दूसरी मिलें वो भी अरबों की हैं। अगर इस चीज़ को ठीक कर लिया जाए, स्टेक होल्डर को बैठा के ये मसला देखा जाए, यही तो मसला है जी, स्टेक होल्डर को तो कभी नहीं बैठाया जाता साथ। अशरफ मुमताज़ साहब आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ये बताएं, आपने ही खबर दी है कि अब डीलर हज़रात ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत अपनी गलतियों का बदला अवाम और डीलर से ले रही है, और आपने ये भी खबर में बताया कि बहुत से डीलर्स अंडरग्राउंड हो चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनके नाम डाले जा रहे हैं ECL में। तो ये क्या बात है? डीलर्स का कोई कसूर नहीं है इसमें? असल तो कसूर ही मिल मालिक और डीलर का है। वो तो मिल मालकान के खिलाफ भी बोल रहे हैं, वो कहते हैं उनको तो कोई पकड़ता ही नहीं है। नहीं, वो बात सही कह रहे हैं ना, दोनों का जब गठजोड़ होगा तो ऐसे होगा ना। अब अगर कोई थोड़ी सी निशानदी हुई है तो फिर देखिए ना, दुकानदार जो है वो डायरेक्ट तो नहीं चीनी ला के बेचता, तो वो मिल से लेता है, तो ठीक है जी, उसने महंगी बेची है तो कार्रवाई करे। अब तक आपको शायद इल्म नहीं है, पंजाब के अंदर जो है हज़ारों लोगों के ऊपर मुकदमे हो चुके हैं, दुकानदारों के ऊपर, उनको करोड़ों रुपये जुर्माना डाल दिया गया है, उनकी दुकानें सील, सारे मसले। तो फिर क्यों फरोख्त करें? नहीं तो फिर मैं वो यही बात है ना, फिर क्यों वो इतना हुकूमत जबरदस्ती कह रही है कि एक बोरी फरोख्त करनी है आपने, मतलब 8-10 दिन में आपको 20,000 जुर्माना डल जाए, तो वो तो पैसा वो पहले ही नहीं उनका पूरा, तो कहाँ से जाएगा? ये हुकूमत और मिल मालकान और ये डीलर की मिली भगत, यही मैं कह रहा हूँ कि वो जो आखिरी बंदा है ना, वो कहते हैं इसको पकड़ ले, छोटे बंदे को पकड़ ले। कानून आपके सामने यहाँ पे है, किताबों में कहते हैं जी बराबर है कानून, अंधा है कानून, सबको बराबर ट्रीट हो, लेकिन होता नहीं है। आम आदमी के ऊपर कानून फौरन लागू होता है, बड़ा आदमी निकल जाता है। वो जैसे कहते थे, एक मिसाल बनी है किसी अंग्रेज़ की कि कानून वो मकड़े का एक ऐसा जाल है जिसमें छोटी छोटी मक्खियाँ तो फंस जाती हैं, बड़ा जो अगर कोई चीज़ फाड़ के निकल जाती है। तो यहाँ भी ऐसे ही है भाई। तो जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक ये चीज़ें सही नहीं होगी, तो ये माफिया लूटते रहेंगे। अब ये घी माफिया आ गया, फिर आ जाएगा वो सीमेंट माफिया। ये मैं खुद नहीं तो कह हम भी आदी हो चुके हैं। सुने, हाँ, तो क्या करे, गरीब कर कह सकता है, बददुआएं दे सकता है, बस खड़ा हो गए, और मिल रही है वो बददुआएं, और लग भी रही है इनको। कोई ऐसी पॉलिसी हुकूमत की हो कि इसके ऊपर काबू पाया जा सके? पॉलिसी उस वक्त होगी जब न्यूट्रल होगी, स्टेक होल्डर बैठेंगे, जेन्युइन स्टेक होल्डर। कारोबारी रो रहे हैं, सनतकार रो रहे हैं, बाकी लोग रो रहे हैं, बाबू बैठ के ठंडे कमरों में, और हुकूमत बैठ के, IMF बैठ के वो पॉलिसियाँ बना देती है, वो थोप देते हैं। हालांकि स्टेक होल्डर जो होता है ना, उसका काम थिंक टैंक, और उसका काम है पॉलिसी बनाना, और ये सरकारी बाबू इनका काम है इम्प्लीमेंट करवाना, उस पर अमल करवाना। लेकिन उल्टा काम चल रहा है, वो पॉलिसियाँ बना रहे हैं और जो स्टेक होल्डर है वो उसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। और यही वजह है कि हमारी मीशत डामाडोल है, कभी ऊपर कभी नीचे। कभी हमारे साथ छोटे छोटे मुल्क आज़ाद हुए हैं, कहाँ के कहाँ चलेंगे कि वहाँ उन्होंने फिर अपना नहीं देखा, पराया नहीं देखा। चीन की मिसाल आपके सामने, उन्होंने सबको रगड़ा लगाया, कानून सब पे वो लगाया, तो फिर उसके बाद बराबर हो तो फिर ही कुछ हो सकता है। खालिद बाट साहब बताएगा, एक तो ये कि आप कब से ये सरापा एहतजाज है इस मामले के ऊपर, दूसरा ये कि गन्ने की जो आप प्रोवाइड करते हैं मिल को, उसके ऊपर क्या आपके जो पैसे अदा कर दिए गए हैं,
और अब तो जो है मिल मालकान ने जनाब इसमें ब्लैक में भी बेच दी है, फिर महंगी भी हो गई है। तो आपको किसानों को क्या कोई पैसे मिले अभी तक? खालिद हसन बाट साहब के साथ कोई साथ है हमारे? जी आ रही है बात। बिल्कुल, सवाल आपसे यही है कि कब से आप एहतजाज कर रहे हैं। दूसरा ये कि जो किसान हैं उनको गन्ने के पैसे दे दिए गए हैं, आगे आने वाली जो फसल वो भी गन्ना तैयार होने वाला है, तो इसके ऊपर क्या कहते हैं आप? और अगर चीनी की बात कर रहे हैं तो मिल मालकान ने तो उसको महंगा भी फरोख्त कर दिया है और ब्लैक में भी फरोख्त कर दिया है। देखें जी, अभी तक हमारा 2 से 2.5 अरब रुपए किसानों का पड़ा हुआ है मिल मालकान पे। हम हर रोज जाते हैं, बल्कि पिछली दफा चनोट में हम 10 दिन उसकी शुगर मिल के सामने कैंप लगा के बैठे रहे कि खुदा के वास्ते ये जो कुर्बानी आई है, हमारी 6 महीने हो गए गन्ना खरीदा है, हमें दे दें, पैसे दे दें। बल्कि बजाय वो हमारे एहतजाज के, इंतजामिया और मिल मालकान ने हमारे पे फायरिंग की, बजाय उसकी एफआईआर काटने की हमारे पे एफआईआर काट दी। तो 2-2.5 अरब रुपए अभी हमने लेना है, लेकिन कोई पैसा नहीं देता। जब इस साल आई है, किसी में 60 मन, किसी में 80 मन, 100 मन भी कटौती कर दी। हम उनसे पूछ नहीं सकते थे कि ये कटौती किस चीज की है कि 100 मन। तो कोई कानून, कोई महकमा नहीं है जो कि आपकी दादरसी करे, आप उसके पास जाएं, कोई कंप्लेन करें, कोई ऐसा महकमा? जी देखिए, केन कमिश्नर होता था जो हमारे साथ शुगर मालकान के साथ बैठता था, रेट डिसाइड करता था, हम कंप्लेन करते थे। इस दफा गवर्नमेंट ने केन कमिश्नर का खात्मा कर दिया। उन्होंने कहा जी कोई नहीं, मिल माल जैसे मर्जी करे, किसान जो मर्जी करे। किसान तो गरीब आदमी, बड़े आदमी के साथ कैसे लड़ सकता है? हम हमजा शुगर मिल के सामने गए, उस पर फायरिंग हुई, आपको मैं वीडियो भेज सकता हूँ, इतने हमारी पे फायरिंग हुई, 200 बंदा लॉकअप कर दिया। इसी तरह चिन्योट में कौन सी जगह पे हमने एहतजाज नहीं किया? हमने गन्ने का जनाजा इस प्रेस क्लब के सामने आके जनाजा पढ़ाया कि इसको देख लो, ये आखिरी दफा गन्ना पैदा होगा, दोबारा गन्ना कम हो जाएगा। आप बदकिस्मती से आप देखें कि इस साल कार्टन 50% कम हुई है, चीनी 20 से 30% कम हुई है, और जो अभी गन्ना हमने काश्त किया है ये 10 से 15% कम काश्त हुआ है। तो क्या हमारे मुल्क के पास इतना मुबदला डॉलर हैं जो अरबों से चीजें बाहर मंगवा लेंगे? 4 अरब डॉलर की तो काटन बार से मंगवा रहे हैं। पहले वो मुल्क था हमारा जो काटन बार भेजता था। तो मैं तो हैरान हूं, जिस मुल्क कहते हैं कि ज़राअत पे चलता है, 70% इकॉनमी ज़राअत में है, उस ज़राअत को तो ये गवर्नमेंट ऐसे तबाह कर रही है जैसे इनका कोई प्लान का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है। अशरफ मुतासिब आपके सामने सूरत हाल है। वो कहते हैं जी कि गन्ने की काश्त की अगर बात करें तो वो भी कम ये उन किसानों की बात कर रहे हैं जो बेचारे छोटे किसान हैं, 8, 10, 15, 20 एकड़ वाले मालिक हैं। जागीरदार को पैसे पहुंच जाते हैं उसके घर, वो नहीं कोई भी रोकता, चाहे वो गन्ने के हों, चाहे वो गंदम के हों, घी के, किसी के भी हों जिसमें हुकूमत का इंटरफेरेंस है। माजी में अब अगर गंदम की बात करें तो हुकूमत खरीदती थी गंदम, एक रेट मुकर्रर करती थी, तो उसमें भी ये था बड़ा जागीरदार उसका बंदा जाता था, उसको बोरियां भी मिल जाती थी, वो सारी वो बेच के उसको घर में लेके वो चेक भी आ जाता था। गरीब बेचारे रुलते रहते थे छोटे किसान। तो ये बात ही सही है जागीरदारों का और अशराफिया। देख सुने ज़रा, ये जो माफिया मैं कहता हूँ ना, ये माफिया बनता है पहले माफिया लोगों को लूट के, फिर ये बनता है अशराफिया। उनके ऊपर जो अशराफिया बैठी है ना, जो पार्लियामेंट में इधर, उनके साथ मिलकर अशराफिया बन जाती है, फिर ये दोनों मिलकर लूटते हैं अवाम को। अवाम पता नहीं क्या वजह, इनकी नुमाइंदगी नहीं है, इतना मुश्किल कम्प्लिकेशन उसकी बना दी गई है। ये मैं आपको ख्वाजा आसफ का बयान आप सुन लें निकाल के। उन्होंने कहा जी सिगरेट माफिया इतना ताकतवर है, वो कहता है मैं हुकूमत ही बदल देंगे अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की, और सबसे ज़्यादा वो टैक्स भी चोरी करता है। ये उन्हीं के अल्फाज है। शेख रशीद साहब जब वजीर थे, उन्होंने कहा जी चीनी के ऊपर जब हमने एक्शन किया तो मुझे धमकियां मिलनी शुरू हो गई। बिल्कुल। हाफिज शान साहब देख लेंगे आपको, आरिफ गुज्जर साहब ये बताइएगा कि अब इसका इस वक्त हल के आप क्या तजवीज़ देते हैं? कैसे जो है वो हुकूमत क्या कर सकती है कि इसको जो है वो एक तो ये है कि इसकी किल्लत पैदा ना हो और जो कि सस्ती भी मिले, कोई हल है इसका? जी बिल्कुल हल है। एक तो पहले नंबर पे ना जो पॉलिसी नहीं बनती उसकी वजह से ख़राबी होती है। अशरफ साहब ने भी यही बताया कि चीनी हमें प्रोवाइड नहीं की गई रिटेलर को, और होलसेलर और रिटेलर के ऊपर सारे छापे पड़े, इनके जो जुर्माने हुए, FIR की करवाई। अभी भी कोई खुफिया स्टॉक आप समझते हैं कि पड़ा होगा कहीं ना कहीं? जी नहीं, कोई खुफिया स्टॉक नहीं है। जिनकी चीनी है उनके पास ही है।
पास है, लेकिन पंजाब ड्राई हो चुका है। 1-2 दिन की चीनी मुश्किल से कहीं कहीं से मिल सकती है, रूटीन के साथ नहीं मिल सकती। तो मैं तो एक तो ये रिक्वेस्ट करूँगा इंतज़ामिया से कि जितनी देर तक चीनी रिटेलर को प्रोवाइड नहीं की जाती उतनी देर तक इसके ऊपर क्रैकडाउन ना करें, क्योंकि इंतज़ामिया क्रैकडाउन सिर्फ रिटेलर तक कर सकती है, इससे ऊपर नहीं कर सकती। इससे ऊपर क्यों नहीं कर सकती? अगर आप ये चाहते हैं कि मिल ऑनर्स को पकड़ें, सबसे पहले तो ये होता है ना, तो फिर जाएं आप ईवान सदर में जाएं सबसे पहले, फिर सर ये एक लिए तो एक के लिए कानून एक जैसा नहीं है, वहाँ पर जलते हैं, कभी भी नहीं होता ना, पकड़ने वालों के पर जलते हैं, नौकरियां हैं उनकी, उन्हीं की सवारे से आके लगते हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो अपनी नौकरी खराब कर ले, नहीं कर सकते। अपनी नौकरी जिन्होंने फैसला करना है, बहुत शुक्रिया, जो मशीर आपके हैं वो भी मेल ऑनर है। बिल्कुल यकीन हुकूमत को इस मामले के ऊपर देखना चाहिए। ये अभी बताया जा रहा कि 1-2 दिन में या अगले 6 दिन में ये मामला मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। बहुत शुक्रिया। आरिफ गुज्जर साहब मेरे साथ मौजूद थे, अशरफ मताज साहब और खालिद हसन बाट साहब। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक बहुत आम टॉपिक है और वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी प्रोग्राम है, उसके ऊपर क्या क्या हो रहा है और क्या कर रही है ब्यूरोक्रेसी, कौन कर रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन एक बहुत बड़ा मामला, इसलिए मैं कहूँगा कि ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का ये बड़ा पसंदीदा मनसूबा है, क्लिनिक ऑनलाइन ऑन व्हील। क्लिनिक ऑन व्हील के ऊपर जो है वो उन्होंने काफ़ी फोकस किया, ना सिर्फ मौजूदा महकमे के जो सेक्रेटरी हेल्थ को इस हवाले से हदायत दी, बल्कि साबिक़ जो सेक्रेटरी हेल्थ थे उनको भी इस मामले के ऊपर काफ़ी हद तक उन्होंने रोज़ ब्रीफिंग लेती रही हैं। तो ये उनका पसंदीदा और फेवरेट मनसूबा है कि क्लिनिक ऑन व्हील के ऊपर जो है मरीज़ों को लाज मुआवजा फराम किया जाए। लेकिन एक ऑडियो सामने आ चुकी है और ये ऑडियो है जनाब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर डॉक्टर मियाँ ज़ुबैर की, जो कह रहे हैं कि फ़ेक एंट्रियाँ करें लेकिन साबता से करें। कैसे करनी है ये ऑडियो मैसेज आप सुनने, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं। ये भी नहीं है कि आप फेक एंट्रीज करवाना शुरू कर दें, तरीके से करवाएं। पेशेंट 40, 50, 60 तो कहीं भी नहीं गए ना, जो ओरिजिनल आते हैं उनकी बस डबल एंट्रीज करते रहे और कुछ भी नहीं करना। बिल्कुल जी। डॉक्टर मियाँ ज़ुबैर साहब जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर है इसी प्रोग्राम के क्लिनिक ऑन व्हील के, वो कह रहे हैं कि तरीके से करें, यानी कि अगर आपके पास ओरिजिनल मरीज आए हैं उनको ही डबल कर दें लेकिन तरीके से एंट्रियाँ डालें। ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहबा का जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मनसूबा है, फेवरेट मनसूबा है, वो अक्सर इसकी तारीफ भी करते रहते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी उनको कैसे चकमा दे रही है, शोबा सेहत के जो है वो अफसरान जो है वो कैसे उनको चकमा दे रहे हैं कि जाली एंट्रियाँ करके जो उनको खुश करने के लिए किया जा रहा है। इस पूरे मामले के ऊपर प्रोफेसर डॉक्टर शाहद मलिक साहब सदर PMA लाहौर में साहब मौजूद हैं, डॉक्टर शोएब नियाज़ी साहब हैं सदर YDA पंजाब में साहब मौजूद हैं। सबसे पहले शाहद मलिक साहब से बात करते हैं। मलिक साहब ऑडियो मैसेज आपने सुन लिया, एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर खुद ही कह रहा है कि आप तरीके से फेक एंट्रियाँ करें। ये सब देखें, ये पिछले कुछ ना 5-6 साल से पंजाब जो है ना हेल्थ डिपार्टमेंट, ये फैंसी आइडियाज, इल कंसीव प्रोजेक्ट्स और नॉन प्रोडक्टिव स्कीम की तजर्बागाह बन चुका है। ब्यूरोक्रेसी रंग बिरंगी नीली पीली फिल्में लेके जाती है और अपनी चरब जुबानी से ये सियासतदानों को बेवकूफ बना के तो प्रोजेक्ट बनवा लेती है। मुझे पता है कौन सा इलाज है जो दुनिया के अंदर क्लिनिक और व्हील्स चल रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान एक तस खजारा है जिसके पे ये प्रोग्राम चल रहे हैं। हमेशा स्टेटिक हेल्थ फैसिलिटी होती है, स्टेटिक मरीज को मूव किया जाता है, ये एमरजेंसी प्रोजेक्ट हो जाता है। ये जो मूवेबल चीजें हैं ये परमानेंट हेल्थ स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। यहाँ पर अरबों रुपया जाया कर दिया तो गया। क्या ये जो अफसरान है ये सब अच्छा की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को देना चाहते हैं फेक एंट्रियां डाल के? बिल्कुल मियाँ साहब, बिल्कुल मियाँ साहब, ये टोटल ये ज़बानी प्रोग्राम प्रोजेक्ट है। जैली एंट्रियां करो, आगे प्रोग्रेस रिपोर्ट दो, तालियां मरवाओ और आवाम को नीचे कुछ मुयसर नहीं। बिल्कुल ठीक है। और ये बस क्या आप समझते हैं कि इसके ऊपर क्या किया जाए कि आप इतने मरीज शो कर रहे हैं और मरीज एक्चुअल उतनी तादाद में नहीं है? मियाँ साहब ये पैसे का ज़िया है। आप
ये यूं समझिए कि रेत के एक पहाड़ के ऊपर आप पानी की मटके गिराते जा रहे हैं। ये टोटल सरकारी खजाने का ज़िया है जो गलत मलत स्कीमें बुला के पंजाब में ज़ाया किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर के ऊपर अगर आज बात करें, आज के दिन तो आज तक जो है वो मौजूदा हुकूमत के अंदर काफ़ी जो है वो एक्शन लिए जा रहे हैं, काफ़ी कुछ दौरे किए जा रहे हैं अस्पतालों के, और MS को तब्दील किया जा रहा है, प्रिंसिपलों को हटाया जा रहा है, और ट्रांसफ़र पोस्टों का सिलसिला रोज़मर्रा जारी है। डॉक्टर शाद मलिक साहब, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि ये जो मामला है ये कितना बड़ा जुर्म है ये कि इस तरह एक ऑडियो मैसेज सामने आया है, तो क्या जुर्म नहीं है ये कि जी फेक एंट्रियां डाल दे और उनके नाम पर जो है वो दवाई जो होगी जारी मेडिसिन वो किधर जाएगी? ये डबल इम्पैक्ट बता, देखिए डबल एंट्री, एक एंट्री करेंगे तो उसका इम्पैक्ट है आगे दूसरी एंट्री के ऊपर। वो अब अगर जल्दी एंट्री करेंगे तो उसकी दवाई भी कंज्यूम करवाना पड़ेगी, वो दवाई कंज्यूम भी होगी। मैंने बताया कि मियां साहब ये एक फिलोसफिकली ये कंसेप्ट गलत है। मोबाइल हेल्थ यूनिट ये जो आप लेके गए इसके अंदर प्लान, ये टेम्परेरी तो हो सकता है, ये परमानेंट सिद्धांत है नहीं, और यही चक्कर साहब चलेगा अभी नहीं। ये काफ़ी पुराना जो है वो मनसूबा है, इसको बार बार जो है वो हर हुकूमत ही कहती है कि ये इसको उन्होंने नए कपड़े पहना कर फिर दोबारा शुरू कर देते हैं। तो आप ये समझते कि फॉरेनर कंट्री अगर बात करें तो इस तरह के मनसूबे होते हैं कि मोबाइल हेल्थ यूनिट के जरिए लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाए, और कितना अच्छा ट्रीटमेंट इसके ऊपर हो सकता है? मियां साहब 192 कंट्रीज है, मुझे बताया 192 कंट्रीज के अंदर WHO के मॉडल्स हैं। आप जाके देखें कितने मुल्कों के अंदर ये प्रोजेक्ट चलते हैं। इस तरीके से ये ब्यूरोक्रेसी की चालें होती हैं, रंग बिरंगे प्रोजेक्ट लेके जाते हैं और उसके ऊपर कहानियां सुना के ये प्रूव करवा लेते हैं। अब ये ऐसा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट हमेशा वो होते हैं मियां साहब जो सस्टेनेबल होते हैं, जो चलना चाहिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ये तो पॉइंट इन टाइम प्रोजेक्ट है, इसके अंदर पॉइंट इन टाइम प्रोजेक्ट नहीं। क्या वजह है कि पंजाब हुकूमत की अगर बात करें तो इस पूरे टर्नओवर के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है महकमा सेहत को, और रोज़ ट्रांसफ़र पोस्टिंग उहदों से हटाया जा रहा है, तो क्या वाकई इस महकमे में बहुत करप्शन थी और इसको ठीक करने की ज़रूरत थी? मियां साहब एक होते हैं सियासी स्टंट, ठीक है, इसके अंदर खराबियां महकमे के अंदर है, महकमे के अंदर खराबियां लेके कौन आया, ये ब्यूरोक्रेसी, और ये ही इनकी फिलॉसफी थी। अब देखें जो पहले 2 डिपार्टमेंट बने, 2 डिपार्टमेंट के अंदर ब्यूरोक्रेसी की सीटें बढ़ी, एक फैंसी प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, उसके अंदर पैसा बेतहाशा जाया किया गया। ये डॉक्टर तो नहीं लेके आए ना सर, ये तो यही ब्यूरोक्रेसी लेके आई है ना सर। अब उसके बाद जब ये काम इस वक्त बर्बादी के किनारे आ गया दोनों हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन नहीं, क्या वजह है ये फेक एंट्री करने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? वजह क्या है? सिर्फ ये है कि अपनी पेपर पर पूरा करो, सिर्फ अपने दिखाने के लिए सर्विसेज के ऊपर कोई फोकस नहीं है। बात ये है कि जब सर्विसेज को फोकस करेंगे तो एंट्रीज ऑटोमेटिकली आएगी, अगर फेक एंट्री करेंगे तो सर्विसेज स्किप करेंगे आप। ये सिस्टम चलता है इधर, कागजों का पेट भरो और पूरा ये नीली पीली फिल्मों के साथ सक्सेस स्टोरी बताओ। नहीं तो इसके ऊपर कोई ऑडिट नहीं होता? मियां साहब ऑडिट तो होता है, ऑडिट होगा आपकी इन्वेंट्री का, ऑडिट होगा आपकी ह्यूमन रिसोर्स का, ऑडिट होगा आपके पैसे का। अब पैसे के अंदर ये जो पॉलिसी है उसको डिक्लेयर्ड कोर्स ऑफ एक्शन जो है पॉलिसी कि जी ये मोबाइल के अंदर, मोबाइल एक ऐसा पैसा होगा, मोबाइल एजेंट के ऊपर जो लगेगा, टोटल एक टैली सिस्टम बनेंगे और उनके ऊपर उसको ऑडिट की सेटिस्फेक्शन कर दी जाए। आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब इस वक्त मैं बार बार वही सवाल पूछने की कोशिश आपसे कर रहा हूँ कि एजुकेशन भी महकमा है, इसके अलावा महकमा पुलिस है और बहुत सारे महकमे हैं, और उसके ऊपर अगर बात करें तो ज़्यादा इस वक्त पंजाब हुकूमत का फोकस महकमा सेहत के ऊपर है। 2 मिनिस्टर लगे हुए हैं, एक वज़ीर-ए-आला पंजाब की टीम बनी हुई है, वज़ीर-ए-आला पंजाब खुद भी अस्पतालों के दौरे कर रही हैं। तो क्या कौन सी ऐसी वजह है कि वाकई इस इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पताल का मामलात, इस महकमा सेहत का शोबा इतना जो है वो बुरी तरह बर्बाद हो चुका है कि इसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? मैडम ये मियां साहब अगर महकमा सेहत बर्बाद हुआ है, ये एक अंग्रेजी में एक मुहावरा चलता है, कॉल स्केप कोट एंड फायर, पहले कहो कि ये बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और उसको गोली मार दो। अब उसके बाद ये आउटसोर्सिंग प्राइवेटाइजेशन का एक प्लानिंग है,
कि आप देखिए, आपकी पॉलिसीज का फुकदान है, आपकी पॉलिसीज बर्बाद कर रही है हेल्थ केयर सिस्टम को। नहीं तो आपकी तंजीमों के अगर बंदे इसमें पॉलिसी मेकिंग में बैठा दिए जाएं तो फिर सिस्टम ठीक हो सकता है। डेफिनेटली आप हमें बैठाएं, आप कम से कम ऐसी गंदी पॉलिसीज प्रूव नहीं होने देंगे आप। नहीं, लेकिन इससे पहले डॉक्टर भी रहे हैं सेक्रेटरी हेल्थ और मिनिस्टर भी सेक्रेटरी हेल्थ रहे हैं, सिस्टम बेहतर तो नहीं हो सका। मियाँ साहब, उनको सेक्रेटरी हेल्थ को जो लोग थे वो सियासी लोग कहे, आप सियासी लोग कहे, वो पोलिटिकल पार्टी के बंदे थे, वो एसोसिएशन के बंदे बैठेंगे तो वो इतनी फजूल अप्रूवल नहीं दे सकते मियाँ साहब। वो पार्टी के बंदे हैं, अपना एजेंडा तो करते हैं सियासत का, अवामी एजेंडा नहीं होता उनका। आपका हमेशा मौकफ ये रहा कि जो दो महकमे हैं इनको दो करके अलग अलग करके एक महकमे को ये बहुत बड़ा गलत काम किया गया, तो आप समझते हैं कि इनको दोबारा एक महकमा बना दिया जाए तो फिर क्या ये सिस्टम बेहतर हो सकता है? 100% यह सब कैसे, इसकी दलील क्या है? दो महकमे, दो वजीर, दो सेक्रेटरी ज्यादा फोकस कर सकते हैं। मैडम, मैं सर आपको दो चीजें बताता हूँ, आप मुझे बताएं, हेल्थ एक एंटिटी है, मरीज एक पर्सन है, हॉस्पिटल एक सर्विस स्टेशन है, तो ये दो महकमे एक ही कमरे के अंदर कुर्सियों का मालिक एक हो, मेज का मालिक दूसरा और कालीन का मालिक तीसरा, आधे बंदे नर्स एक महकमे की, डॉक्टर दूसरे महकमे के, और बीच में कोई रब्त नहीं है, कोई रब्त नहीं है। ये चल सकता प्रोग्राम? ये नहीं चल सकता, टोटल फ्रॉड है। जी बिल्कुल। ये फिर इसके आप समझते हैं कि ये जब से ये तजवीज़ दी गई थी या पॉलिसी थी, तो वो पॉलिसी जो आप समझते हैं कि गलत थी, दो महकमे नहीं होने चाहिए? जी मैं सर, ऐसा है कि मियाँ साहब 2015 में ये बाइफुर्केशन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट आई, तो उस वक्त हमारी एक मीटिंग हुई, मैंने उनसे, जब हम पीएमए वाले उनसे मिले, हमने कहा ये क्या करने लगे आप, हमने इसको अपोज किया, लिख के अपोज किया, मीटिंग में अपोज किया। उन्होंने कहा जी कि एक ब्यूरोक्रेसी के बंदे ने कहा जी ये होना ही होना है, हमें तो इंस्ट्रक्शन ऊपर से 3 की थी, हम तो मुश्किल को 2 के ऊपर लेके आए। तो 2 महकमे बनने के बाद इसकी ह्यूमन रिसोर्स, इसकी इन्वेंट्री, इसकी पॉलिसी डिवाइड और डिवीजन ने इसको डिस्ट्रक्शन करके रख दी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर शाद मलिक साहब, टाइम खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये क्लिनिक ऑन व्हील के ऊपर अगर बात करें तो वज़ीर आला पंजाब का सबसे पसंदीदा और फेवरेट मनसूबा है और अक्सर कहा तो वो इसका जिक्र भी करती हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसकी भी ऑडियो मैसेज आ चुका है और इसको जो है वो कहा जा रहा है कि फेक एंट्रियाँ डालें। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।